हेलो एवरीवन, मैं सचिन श्रीवास्तव आपके अपने परिवार AP 91 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि अपनी मैथ की क्लास चलनी थी लगातार, तो थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब इसके आगे आपकी प्रतिदिन क्लास चलती रहेगी। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो मैथ का सेशन चालू होना है, तो स्टार्टिंग से चलते हैं। बिल्कुल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो मैथ है ये है क्या, यानी जो गणित है ये क्या है। गणित हमारा ये है कि हमारी जिंदगी में, लाइफ में जो भी घटित होता है उनकी गणना करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो हमारा मैथ है। ठीक, अब इसका अध्ययन करने के लिए आपको बहुत सी पद्धतियों को समझना पड़ेगा। तो उन पद्धतियों को सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी हमारी पद्धतियां हैं। सबसे पहले मैथ को समझने के लिए जो पद्धति हमारी है, एक दशमलव पद्धति है। दशमलव पद्धति, दूसरी हमारी है द्वयाधारी पद्धति, और तीसरी हमारी है ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, और एक और हमारी पद्धति है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। प्रत्येक पद्धति को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कंपटीशन क्लास के लिए, वो हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दशमलव पद्धति। ठीक, तो सबसे पहले दशमलव पद्धति के बारे में जानते हैं कि यह है क्या। देखिए, पहली पद्धति हमारी है दशमलव पद्धति। अब दशमलव पद्धति है, इसमें जो अंकों का यूज किया जाता है वो किया जाता है हमारे 10 अंकों का यूज, यानी 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके अनुसार जो इसका आधार बनेगा, यानी इस पद्धति का जो आधार होगा, बेस, वो बनेगा हमारा 10। यानी जितने अंकों का यूज किया जाएगा उस पद्धति का वही हमारा आधार होगा। देखिए, अब इसकी जो उत्पत्ति हुई है, यानी इसका जो विकास हुआ है, उत्पत्ति और विकास, ये दोनों हमारे भारत में हुए हैं। जो दशमलव पद्धति ये कहां की है, इसका विकास भारत में हुआ है। अब इसके विकासकर्ता कौन है? जो आर्यभट्ट जी हैं, महान गणितज्ञ। आर्यभट्ट द्वारा इसका विकास किया गया था, और जो शून्य की खोज है वो भी आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। शून्य की खोज ये भी आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। अगली जो पद्धति हमारी द्वयाधारी पद्धति है। जो द्वयाधारी पद्धति है, इसमें सिर्फ 2 ही अंकों का यूज किया जाता है। एक तो हमारा 0 होता है, एक हमारा 1 होता है। यानी इसमें 2 अंकों का यूज है, तो इसका जो आधार बनेगा वो बनेगा 2। यानी जिस पद्धति में जितने अंकों का यूज किया जाएगा वही उसका आधार बनेगा। अब इसका जो प्रयोग होता है वो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर की जो भाषा होती है, कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो हमारी बाइनरी नंबर में ही होती है। यानी कंप्यूटर सिर्फ 2 ही अंकों को समझता है, 0 और 1 को। अगली हमारी जो पद्धति है वो है ऑक्टाडेसिमल। ऑक्टाडेसिमल में जो अंकों का यूज किया जाता है वो 0 से लेकर 7 अंकों का यूज किया जाता है। अब इस प्रकार इसका जो आधार बनेगा वो बनेगा हमारा 8। ठीक, अगली जो हमारी पद्धति है वो हमारी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 15 अंकों का यूज किया जाता है। अब इसका जो आधार बनेगा
इसका जो आधार होगा वो हमारा होगा 16। ये हमारी पद्धतियां थी अभी तक। जो हमें समझनी है वो हमारी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दशमलव पद्धति। अब दशमलव पद्धति में अगर देखा जाए दशमलव पद्धति, तो दशमलव पद्धति में अगर देखा जाए तो दो चीजें आती हैं। एक तो हमने जो प्रयोग किया है वो क्या किया है, 0 से लेकर 9 तक अंकों का यूज किया है। अब यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं। जब हम अंकों का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ हमारे पास क्या मिलेगा भाई, 2 अंक हमने यूज किए और 2 अंक अगर एक साथ जोड़ दिए जाएंगे तो क्या बनेगी, संख्या। यानी अंकों से हमारा निर्माण होता है संख्या का, इसको बोलते हैं नंबर। ठीक, जो अंक होते हैं वो हम कह सकते हैं कि गणित के इनको सिंबल बोला जाता है। तो इन सिंबलों के यूज से हमारी क्या बनती है, संख्या बनती है। और जो संख्या बनती है तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे मैंने बोला 9753, अगर इसको कंप्लीट पढ़ा जाए 9753, तो ये हमारी बनेगी संख्या। अगर एक साथ पढ़ेंगे तो इसको बोला जाएगा संख्या। अगर इसको अलग अलग करके पढ़ा जाएगा 9753, तो ये सब क्या होंगे, अंक। ठीक, यानी इसको बोला जाएगा ये हमारी 4 अंकीय संख्या है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर मैंने लिखा 97.25, अगर इसको कंप्लीट रूप से पढ़ा गया 97.25, तो ये बनेगी हमारी क्या, संख्या। यानी कंप्लीट जब पढ़ते हैं तो पूरी संख्या का रूप होता है। अगर इसमें अंकों की बात की जाए तो यहां पर केवल 2 ही अंक काउंट होंगे, यानी दशमलव के बाद अंकों को काउंट नहीं किया जाता। यानी इसके कितने अंक होंगे, अगर अंकों की बात की जाए तो ये सिर्फ 2 अंक की संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों को काउंट नहीं किया जाता है। कभी भी आप गलती ना करें कि अगर पूछा जाए कि इस संख्या में, दशमलव वाली संख्या में कितने अंक हैं, तो दशमलव वाले अंकों को आप छोड़ दें। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कितने अंकों की संख्या है, सिर्फ 2 अंकों की। अब समझते हैं, जब हमारे पास अंक से संख्या मिली, संख्या में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो संख्या में 2 चीजें आती, जबकि किसी भी अंकों से हम संख्या का निर्माण करेंगे तो अंकों का क्या होगा, एक स्थान होगा, यहां से हम स्थानीय मान निकालेंगे। अंकों का स्थानीय मान होता है, एक जातीय मान होता है, जातीय मान होता है। आइए देखते हैं। देखिए, अंक हम आपको समझा चुके हैं और एक संख्या होती है। इसके बाद संख्याओं से हमारे पास मिलता है एक स्थानीय मान और दूसरा मिलता है अंकीय मान या फिर जातीय मान। ठीक है, अगर स्थानीय मान की बात की जाए तो हम देखते हैं 9758, इसमें देखिए अगर 7 का स्थानीय मान पूछा जाए, यानी जिस संख्या का आपका स्थानीय मान पूछा जाए, कभी भी कोई भी संख्या हो हमारी, अगर स्थानीय मान पूछा गया है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस संख्या का पूछा गया उसको सिर्फ छोड़ के बाकी सभी अंकों को शून्य कर दो। यानी 9, अगर 7 का स्थानीय मान चाहिए तो 9 को 0 कर दें, 7 का चाहिए 00, यानी स्थानीय मान हमारा कितना बचेगा, 700। जैसे यहां पे 5 का चाहिए हमें, देखिए 5 का स्थानीय मान चाहिए है तो 00, 5 और 0, तो कितना हो जाएगा, 50। यानी जितना भी हमें स्थानीय मान चाहिए हो किसी भी संख्या का, तो जिसका चाहिए उसको छोड़कर बाकी सभी को हम क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे 9 का जातीय मान पूछा जाए या 5 का जातीय मान, अंकीय मान या अंकित मान, तीनों एक ही बात आपकी। यानी जातीय मान पूछा जाए, अंकित मान पूछा जाए या फेस वैल्यू बोला जाए, तो ये सब एक ही बात है। किसी भी संख्या का जातीय मान या अंकीय मान सेम वही संख्या होती है। ठीक है, अब समझो 9 का अगर स्थानीय मान पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, 9, पीछे सभी 0 कर दो, कितना हो जाएगा, 9000। अगर यहीं पे 9 का इस जातीय मान पूछा जाए कितना बनेगा, केवल 9। अगर कभी आपसे जैसे संख्या दे रखी है 753,752, क्लियर। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मानों का
मानों का योगफल। अगर केवल इस 7 का निकालेंगे तो हम देखते हैं, अगर ये केवल इस 7 का तो आगे सब 0 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 700। अगर इस 7 का निकालेंगे तो इसके बाद सब 0 हो जाएंगे। जब इनको जोड़ेंगे कितना होगा 0 0 7 केवल 0 और 7। अगर आप इतना ना निकालें, अगर कभी भी एक ही संख्या का योगफल पूछा जाए किन्हीं भी संख्याओं का स्थानीय मान में, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोबारा लिखना ही नहीं। आपको जिस अंक का पूछा गया उसको छोड़कर सभी को 0 कर दो। भाई 7 के स्थानीय मान चाहिए थे योगफल, तो अगर योगफल चाहिए है तो जिस अंक का पूछा गया बाकी सबको 0 कर दो, हमारा योगफल निकल आएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का जो वर्गीकरण है वो क्या है। संख्याओं का वर्गीकरण, वर्गीकरण से लेना देना हमारा ये है। चलिए इससे पहले हम समझते हैं अंकों के बारे में। अभी तक संख्या का था, अब पहले अंक समझ लेते हैं, इसके बाद वर्गीकरण देखेंगे। अंक, जैसे आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 10 तक प्रयुक्त कुल अंक कितने हैं, तो 1 से लेकर 10 तक अगर प्रयुक्त अंक पूछे जाएं तो हमें पता है 1 से लेकर 9 तक कुल हमारे 1 अंक वाले 9 अंक हैं, तो कुल अंक कितने बनेंगे 9। केवल 1 अंक वाली 2 संख्या है, यानी 2 अंक वाली हमारी 1 संख्या है, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कुल नंबर कितना आ जाएगा 11। इसी प्रकार 1 से लेकर अगर 100 तक पूछा गया है प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या, तो हमें यह पता है कि 1 से लेकर 9 तक केवल 1 अंक वाले 9 संख्याएं हैं, तो कुल अंक हमारे बनेंगे 9। फिर 2 अंक वालों की बात करते हैं। 10 से लेकर 99 तक 2 अंक होंगे। 2 अंक वाली संख्याएं कितनी हैं, 2 अंक वाली हो गई। अब संख्याएं निकालनी है तो हमें यह पता है कि 10 से आगे 9 संख्याएं हमारी नहीं है, यानी 99 में से 9 कम कर दो, कितना बचेगा 90। तो 9 दूना 18 180, और 3 अंक वाली केवल 1 संख्या हमारी दे रखी है, तो कितना बनेगा 3। जब इसको जोड़ेंगे 9 3 12 की 2 हाथ से ले 9, यानी 192। इसी प्रकार अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 1000 तक का निकालना है, सेम प्रोसेस है आपका कि 1 से 9 तक कुल अंक हमारे कितने होंगे, 1 अंक वाली 9 संख्याएं, कुल अंक हमारे 9। फिर 2 अंक वालों की बात करते हैं कि 10 से लेकर 99 तक हुआ, तो 10 से 99 तक 2 अंक वाली संख्याएं हैं। अब कितनी संख्या है आगे की, 9 खत्म, कितना बचा 90, तो कुल कितना हो जाएगा 180। इसी प्रकार 3 अंक वाली देखी जाए, 3 अंक वाली स्टार्ट कहां से 100 से लेकर 999 तक, तो 3 अंक वाली कुल संख्या हमारी कितनी बनेगी, 100 के आगे कितनी कम है 99, अगर 99 घटा दी जाए कितना बचेगा हमारा 900, कुल कितना होगा 2700। इसी प्रकार 4 अंक वाली जो संख्या बची हमारी वो केवल एक ही संख्या है, 4 अंक वाली 1, तो कितना बचेगा 4, तो जोड़ लो 2700 2880 989 और 4 93, यानी 2893। अब समझिए हमने इतना आपको क्यों खींचा है, 1 से लेकर 10 तक निकाली, फिर 1 से लेकर 100 तक निकाली, 1 से लेकर 1000 तक निकाली। इसका इतना लंबा खींचने का मतलब हमारा यह है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि जो संख्याएं हम बताना चाह रहे थे उसको देखते हैं। जैसे आपको सिंगल अंक की चाहिए थी, हमारे पास कितनी आई थी 9, 2 अंक की चाहिए थी कितनी हुई 90, 3 अंक की चाहिए थी कितनी हुई 900, कुल संख्याओं की बात कर रहे हैं। अगर 4 अंक की कुल संख्या पूछी है कितनी हो जाएंगी 9000। इसी प्रकार अगर 5 अंक की कुल संख्या पूछी जाए कितनी हो जाएंगी 90000। हम आपको इस निष्कर्ष तक लाना चाह रहे थे कि हमें कुल संख्याएं अगर निकालनी हो तो केवल 9 लिखो, इसके बाद जितने अंकों की पूछी गई हैं उतना ही आपको अंक बनाना, उसके पीछे आप 0 लगाते चलिए। ठीक, अब यहां तक क्लियर हुआ चीजें। अब आइए बात करते हैं संख्याओं के वर्गीकरण की। जो संख्याओं का वर्गीकरण है उसको समझते हैं। वर्गीकरण, जो संख्याओं का क्लासिफिकेशन है उसको सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो संख्या होती है
उसको हम समिश्र संख्या के रूप में लेते हैं। समिश्र संख्याएं, ठीक। जो समिश्र संख्याएं होती हैं इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है इनका जो रूप दिया होता है वो हमारा होता है a प्लस आई बी। a प्लस आई बी का रूप एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे 3 प्लस 5i लिखा हमने, ठीक है। अब समिश्र संख्याओं से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस संख्या का मोड क्या होगा, यानी मॉड्यूलेट पूछ लेते हैं। तो इनका जब भी मोड निकालना हो तो हम करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी a के रूप में है, ये संख्या हमारी b के रूप में है। तो अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 25, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 34। ये हमारा निकल के आएगा इस संख्या का मोड, ठीक। जब समिश्र संख्याओं को हमारा ये रूप मिलता है तो हम ये देखते हैं कि यहां पर दो प्रकार की संख्याएं मिली, एक तो ये था और दूसरी हमारी ये थी। तो इन संख्याओं को हम वास्तव में यूज करते हैं और इन संख्याओं को हम यूज नहीं करते हैं रियल लाइफ में। जब रियल में यूज नहीं करते हैं तो ये कैसी हो जाएंगी, काल्पनिक, और जिनका हम यूज करते हैं वो हमारी कैसी हो जाएंगी, वास्तविक। यानी इन संख्याओं को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो हमारा बनता है वास्तविक, जिनको बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरी हमारी होती हैं काल्पनिक, जिनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। अब आइए सबसे पहले समझते हैं काल्पनिक संख्याओं को। जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं इनको हम आई से डिनोट करते हैं, और आई स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है माइनस का 1। इस प्रकार हम देखें तो आई का मान कितना बनेगा हमारा, -1। ये किसमें, अंक रूप में। यानी हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या का अगर वर्गमूल दे रखा है तो फिर हमारी वो कैसी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक। यानी अंक रूप में जो संख्या हमारी ऋणात्मक रूप में होती है वो हमारी कैसी होती है, काल्पनिक, ठीक। अब काल्पनिक संख्याओं में समझो, केवल काल्पनिक की बात कर रहे हैं हम यहां पर, कि जब कोई काल्पनिक संख्या है उसका संयुग्मी का गुणा किया जाए तो फिर वो हमारी एक वास्तविक संख्या बन जाती है। समझो कैसे, कोई काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक। अब इस चीज को समझते हैं आगे कैसे। देखिए जैसे मैंने लिखा 3 प्लस 5i, जब इसका संयुग्मी देखेंगे तो कितना बनेगा, 3 माइनस 5i। जब इनका गुणा किया जाएगा तो ये बना हमारा a और ये बना b, ये a b। तो एक कोष्टक में a प्लस बी हुआ, एक में a माइनस बी हुआ, तो हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हो गया। लिखो a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 5i का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 माइनस 25i स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान अभी हम आपको बता चुके हैं कितना होता है, माइनस का 1। 25 इंटू -1, जब इनका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 25 बनेगा हमारा 34। तो ये हमारी 34 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो दो काल्पनिक संख्या, सॉरी एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणा हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है। और समझते हैं आगे। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि समिश्र संख्याओं का रूप दे रखा है। समिश्र संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया था हमने, कौन कौन सा था हमारा, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक।
ठीक है, एक वास्तविक था, दूसरा रूप हमारा काल्पनिक था। काल्पनिक में हमने बताया आपको आई स्क्वायर का मान जो होता है वो -1 होता है, और केवल आई का मान निकालना हो तो -√1, ठीक है, √-1। इसमें ही हमने बताया था कि जब एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणा करते हैं तो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। यहां तक काल्पनिक था। अब समझते हैं वास्तविक को। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी जितने भी संख्याएं -∞ से लेकर +∞ के मध्य में जो भी संख्या हमारी बनती हैं वो सब हमारी कैसी होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्याओं में हम पहले ये देखते हैं कि किस प्रकार की हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं वास्तविक में। देखिए, अगर हम बोले -6, -5 या 2, 3 या 7, तो ये सभी संख्याएं कैसी है हमारी, ये सब हमारी वास्तविक हैं जिनका हम यूज करते हैं। दूसरा हमारा ये हो सकता है, मैंने बोला 0.25 या 0.3 पर बार, ये सब क्या हमारे दशमलव है, लेकिन किस में आएंगे, वास्तविक संख्याओं में। अगर हम इसको लिखें 1/2 या 1/3, तो इनको भी अगर चेंज करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.5, ये कितना आएगा 0.333, तो हम कह सकते हैं अगर फ्रैक्शन में भी लिखते हैं तो फिर किस में जाता है, दशमलव में। तो वास्तविक संख्याओं के सिर्फ हमें दो ही रूप दिखाई दे रहे हैं, एक तो हमारा पूर्णांक दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारा दशमलव दिखाई दे रहा है। तो वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो हमारा बनता है पूर्णांक और दूसरा बनता है हमारा दशमलव। ठीक, आइए देखते हैं आगे। देखो, वास्तविक संख्याओं में दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो हमारा पूर्णांक था, दूसरा था दशमलव। अब बात करते हैं दशमलव की। तो दशमलव होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, इसे 0.5 दिया, ये भी एक प्रकार का दशमलव है। 0.3 पर बार का चिन्ह दे दिया, ये भी हमारा एक प्रकार का दशमलव है। एक पाई का मान होता है 3.147 ... यहां तक आपके होते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो जैसे 0.5 है, अगर इसको हम हल करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा 1/2। ठीक, चलो इसको अगर हम एक 0 बढ़ा के हल करते हैं तो भी मान क्या अलग आएगा, हटाइए इसको, करेंगे कितना आएगा 1/2। फिर देखते हैं एक बार और 0 बढ़ा के कि 0.5500, ये कितना हो जाएगा, इसको भी हल करेंगे कितना आएगा 1/2। यानी हम कह सकते हैं जिस संख्या के पीछे, दशमलव वाली संख्या के पीछे अगर हम 0 बढ़ाएंगे, कहीं तक बढ़ा दें आप, इसका मान चेंज नहीं होने वाला। यानी प्रत्येक दशमलव वाली संख्या के पीछे आपका 0 रिपीट होता है। यदि इसको लिखा जाए कि 0.3 बार, अगर बार वाला चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, 3 का रिपीकेशन चालू हो जाएगा, ये भी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब जो हमारा दे रखा है ये, इसमें हमें यही नहीं पता है कि कौन सा अंक हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब यहां ये नहीं पता है कि कौन सा अंक रिपीट हो रहा है तो इनको हम हल नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो इन दोनों दशमलव को हमने हल किया, जब इसको हल करते हैं तो हमारा मान कितना आता है 1/2। चलिए इसको जब हल करेंगे कितना आएगा, तो 0.3 पर बार। जब बार वाली संख्या को हल करते हैं तो संख्या के बटे में उतनी ही बार 9 लिखा जाता है जितने अंकों पर बार का चिन्ह होता है। ये शॉर्ट में है, कितना आएगा 1/3। यानी इन दोनों को जब हमने हल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रत्येक में हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त हुआ। यहां भी देखो और यहां भी देखो, तो हम कह सकते हैं ये हमारे कैसे थे, ये हमारे रिपीटेड डेसिमल थे, रिपीटिंग डेसिमल। यानी इनके पीछे के अंक जो थे वो रिपीट हो रहे थे, फिर भी इनका आंसर जो आ रहा था वो P/Q की फॉर्म में आ रहा था। बट इसको हम हल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दशमलव को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो 15 दशमलव था, 15 रिपीटिंग डेसिमल दशमलव, और दूसरा हमारा था 15 दशमलव। ठीक, जो 15 दशमलव था इसको हम P/Q की फॉर्म में चेंज कर रहे थे। जब हम इसको P/Q की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या जो होती है इसको बोलते हैं हम
रेशनल नंबर। अब अपूर्णांक दशमलव को हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो उसको हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इनरेशनल नंबर। तो हमने सीखा कि दशमलव को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो परिमेय संख्या, दूसरा हमारा अपरिमेय संख्या। देखिए, दशमलव को दो भागों में डिवाइड किया हमने, एक तो परिमेय संख्या में, दूसरा अपरिमेय संख्या में। अब परिमेय संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं कि पहली बात तो यह है कि इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो फिर हमारा रेशनल नंबर है। और q जो होगा, q कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर q का भाग हम, यानी q हमारा हर होगा और हर से अगर शून्य से भाग देंगे तो संख्या कैसी बनेगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। दूसरी बात आपको यह देखनी है, जो भिन्न होती है, जो भिन्न होती है वो परिमेय संख्या का उदाहरण होती है, परिमेय संख्या का उदाहरण होती है। तीसरा पॉइंट हमारा यह है, जो पूर्णांक है, पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं, संख्या होते हैं। तीसरा, चौथा पॉइंट हमारा यह है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं, समझिए। जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय होते हैं। कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे 3 लिया, अपॉन में बंद कर दिया, ये क्या बनेगा, परिमेय रूप। अगर 4 लिया हमने, अपॉन में बंद कर दिया, ये क्या होगा, परिमेय रूप। अब अगला पॉइंट ये वाला समझते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या कैसे होती हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला 1/3 और 1/2, इनके मध्य में हमें परिमेय संख्याएं निकालनी है। जैसे मान लीजिए हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अगर 5 निकालनी है तो सबसे पहले इनका हर बराबर करो, ऊपर 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा, इधर 3 का गुणा, यहां 3 का गुणा, ये हो जाएगा 2/6, ये बनेगा हमारा 3/6। अब इनके मध्य में कोई परिमेय संख्या यहां नहीं दिख रही है, तो जितनी संख्या हमें चाहिए, अगर 5 चाहिए है तो प्रत्येक के अंश और हर में एक संख्या बढ़ाकर, यानी 6 से गुणा कर दो। 6 से गुणा करेंगे हम दोनों तरफ, ये बनेगा हमारा 6 दूना 12/36, ये बनेगा हमारा 18/36। इनके मध्य में अगर सब परिमेय संख्याओं की बात की जाए तो कौन कौन सी आएगी, एक तो 13/36, फिर 14/36, फिर 15/36, इसके बाद 16/36, फिर 17/36। अगर देखा जाए तो इनके मध्य में कितनी परिमेय संख्या मिल गई हमें, 5, 1 2 3 4 5। अगर हमें इनके मध्य में इससे अधिक भी संख्याएं चाहिए होती, यानी हमारा यहां कितना निकल के आया था, 12/36 और निकल के आया था हमारा 2/6 था, सॉरी, और 3/6 था। अगर हमें यहीं पे 7 संख्याएं चाहिए होती, यानी 7 परिमेय संख्या इन दोनों के मध्य में चाहिए होती, तो हम प्रत्येक में 1 बढ़ा के, यानी 8 से गुणा कर लेते हैं। करो, ये हो जाएगा 16, ये बनेगा 48, ये हो जाएगा 24, ये बनेगा हमारा 48। क्लियर, निकाल लो। 16 के बाद हमारा आएगा 17/48, फिर आएगा 18/48, फिर 19/48, फिर 20/48, 21/48,
22/48 और 23/48, इसके बाद 24/48 दे रखा है। अब काउंट करिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। हमें 7 चाहिए थी, 7 मिली। पहले हमें क्या करना है कि हर बराबर करने, हर बराबर करने के बाद जितनी संख्याएं चाहिए हो तो हर अंश में एक बढ़ा के आपको गुणा करना है, आपको प्रत्येक संख्याएं मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हम अपरिमेय की। हमारे पास अपरिमेय, सेम कंडीशन हमारी अपरिमेय की भी है। अगर अपरिमेय की बात की जाए तो दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर? अब इसके आगे हमें पता है कि क्या क्या छूटा था हमारा। हमने जो डिवाइडेशन किया था वो हमारा ये था कि दशमलव के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। दशमलव से हम कहां पहुंच गए, परिमेय अपरिमेय पे। और अब हमारा बचा क्या है, पूर्णांक। यानी पूर्णांक को हम देखते हैं, इसका डिवाइडेशन देखें तो किस प्रकार होगा। देखिए पूर्णांक जो होते हैं वो हमने आपको बताया कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के मध्य में है। तो यहां पर हम देखते हैं कि माइनस इनफाइनाइट का मतलब है कि जैसे संख्या रेखा होती है हमारी, जब संख्या रेखा हमारी कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। जीरो के अगर दाईं तरफ जाते हैं हम तो -1, -2, -3, यानी ये भी चलता है इनफाइनाइट तक। अगर बाईं तरफ की बात की जाए तो +1, +2, प्लस का 3, ये भी चलता है प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस प्रकार चलता है। तो अगर देखा जाए शून्य हमारा क्या है ना, तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। देखो नेगेटिव संख्या हमारी -1, -2, -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसके बाद ये शून्य है हमारा। इसके बाद पॉजिटिव की बात की जाए तो पॉजिटिव जो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं इन्हीं पॉजिटिव संख्याओं को बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं। इन्हीं को बोला जाता है आपको काउंटिंग नंबर, और इन्हीं को बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, समझो। अगर शून्य के साथ, सॉरी, इनको अगर डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है, यानी कैपिटल एन का मतलब है ये नेचुरल नंबर है। अगर शून्य के साथ अगर नेचुरल नंबर को भी लिखा जाए तो इनको बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। शून्य के साथ केवल शून्य को नहीं, केवल शून्य जो होगा वो हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। अगर शून्य के साथ नेचुरल नंबर भी लिखे हुए तो इसको क्या बोला जाएगा, पूर्ण संख्याएं। इसको बोलते हैं होल नंबर। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम जो प्राकृत संख्याएं हैं उनका डिवाइडेशन कैसा है। हमें यहां से पूर्णांक से क्या चीजें मिली हैं, एक तो प्राकृत संख्या मिला और दूसरा पूर्ण संख्या मिली। समझिए, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो हमारा सम होता है, दूसरा हमारा विषम होता है। सम का मतलब यह है कि जिस संख्या में 2 से भाग जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विषम का मतलब यह है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो।
ना हो। ठीक, अब प्राकृत संख्या को हम देखते हैं अगला डिवाइडेशन। एक तो हमारा सम विषम का होता है और प्राकृत संख्या में दूसरा डिवाइडेशन होता है, एक हमारा भाज्य का और दूसरा हमारा अभाज्य का। ठीक, अब आगे इसको देखते हैं भाज्य अभाज्य। देखिए, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य की बात की जाए तो इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब वो भी, एक तो हमारी एक संख्या होती है, दूसरा स्वयं वही संख्या। क्लियर? आइए समझते हैं इसको। जैसे हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले इनका देखते हैं कि कैसे क्या है। ये जो 1 है इसके पास केवल एक ही फैक्टर है। जो 2 होता है इसके पास दो फैक्टर होते हैं, 1 और 2। जो 3 है इसके दो गुणनखंड होते हैं, 1 और 3। 4 के पास 1 2 और 4। ऐसे ही 5 के पास 1 और 5 और 6 के पास 1 2 3 और 6। 7 के पास 1 और 7। 8 के पास 1 2 4 और 8। 9 के पास 1 3 और 9। अब इनको भाज्य और अभाज्य की कंडीशन में देखते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। देखिए, अगर केवल एक की बात की जाए तो केवल एक के पास अगर देखा जाए सिर्फ एक गुणनखंड है, और अगर एक गुणनखंड है तो आप देख सकते हैं ना तो ये भाज्य की कंडीशन फॉलो कर रहा है। भाज्य में क्या होना चाहिए, दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। इसके पास क्या है, केवल एक गुणनखंड है। अब अभाज्य की बात की जाए तो अभाज्य के पास कितने होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए, केवल दो। इसके पास सिर्फ क्या है, एक। तो ये ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। अब बात करते हैं दो की। दो के पास अगर देखा जाए तो कितने फैक्टर हैं, दो। अगर दो फैक्टर हैं, दो से अधिक तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भाज्य नहीं होगी। अभाज्य की कंडीशन में क्या है कि इसके पास दो गुणनखंड हो, कौन कौन से, एक हो और स्वयं वही संख्या। अगर देखा जाए तो दो के पास हमारे पास एक है और स्वयं वही संख्या है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये कैसी संख्या हमारी, अभाज्य। यानी दो एक हमारी ऐसी संख्या है जो हमारी अभाज्य है। एक ऐसी ही सम संख्या है, ये सम अभाज्य। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो भी दो है, सम अभाज्य की बात की जाए तो भी दो है। यानी दो के अतिरिक्त तो कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो हमारी अभाज्य हो। जितनी भी इसके आगे संख्याएं मिलेंगी वो कैसी होंगी, विषम अभाज्य होंगी। अब देखते हैं 3 के बारे में। जो 3 है हमारी, इसके कितने गुणनखंड हैं, दो। अगर दो गुणनखंड केवल एक और स्वयं वही संख्या, तो ये कैसी बन जाएगी, ये भी हमारी अभाज्य हो जाएगी। ठीक, अभी तक जो संख्याएं मिली हैं, पहली मिली है ना तो भाज्य ना अभाज्य, दूसरी मिली है वो हमारी अभाज्य थी, तीसरी मिली है वो भी हमारी अभाज्य। लेकिन दूसरी जो संख्या थी वो हमारी सम अभाज्य थी। लेकिन जब 3 को देखा तो ये कैसी संख्या होगी, ये हमारी विषम अभाज्य होगी, विषम अभाज्य। ठीक है, अब 4 के बारे में देखते हैं। जो 4 है हमारा, 4 के पास दो से अधिक फैक्टर हैं। अगर दो से अधिक फैक्टर हैं तो हम देख सकते हैं ये किसकी कंडीशन फॉलो कर रही है, भाज्य की। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, भाज्य। यानी अभी तक जितनी भी संख्याएं मिली थी वो ना तो भाज्य ना अभाज्य की कंडीशन में थी, एक दोनों अभाज्य की कंडीशन में थी। 4 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य है। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4।
इसके बाद 5 कैसी हो जाएगी हमारी अभाज्य, 6 हमारी भाज्य, 7 हमारी अभाज्य और 8 हमारी भाज्य और 9 देखते हैं। 9 के बारे में बात की जाए तो ये कैसी संख्या है, इसके पास 2 से अधिक फैक्टर है और 2 से अधिक फैक्टर का मतलब ये कैसी हो जाएगी, भाज्य। अभी तक जो भी हमने विषम संख्याएं देखी हैं, यानी 9 के अतिरिक्त आपने देखी है, जो भी संख्याएं आपने देखी हैं 9 के बाद, तो हम देख सकते हैं सभी कैसी हैं, विषम। देखो ये 9 है, ये विषम है, इससे पहले विषम ये थी, ये कैसी है, विषम, ये भी विषम है और ये विषम है। एक हमारी ना तो भाज्य की कंडीशन फॉलो कर रही है ना ही अभाज्य की। 3 हमारी वो हमारी अभाज्य थी, 5 भी हमारी कैसी है, अभाज्य है, 7 भी हमारी कैसी है, अभाज्य। लेकिन 9 एक ऐसी संख्या है जो कैसी है, भाज्य। यानी इसको बोला जा सकता है सबसे छोटी विषम भाज्य, यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी हमारी, 9 है। तो हमने आज सीखा है संख्याओं का वर्गीकरण। अब इसके आगे की बात करेंगे हम कल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें अगर आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।